हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। और हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल वाला टॉपिक। गेट बंद कर दो। राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें हम कल तक पढ़ चुके थे, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी अनुच्छेद 163 तक हम पढ़ चुके थे। और आज से मुझे आपको पढ़ाना है अनुच्छेद 164 से लेके आगे की कार्रवाई। और तुम्हारी अगर अनुमति हो तो मैं शुरुआत से लेके 163 तक का तुमसे पूछ सकता हूं कि अगर तुम नाराज नहीं हो जाओ तो। अनुमति है? चलिए ठीक है, तो बताइए। चलो बताओ, अनुच्छेद 153 में क्या है? हाँ भाई, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है क्या? हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन से एक कानून बना? ठीक है। 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में होगी। राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करता है। ठीक है। तो राज्य की कौन से प्रकार की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में होगी और कौन से प्रकार की कार्यपालक शक्ति मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में होगी? बताइए। वैधिक या कानूनी या औपचारिक या नाममात्र की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में, और वास्तविक कार्यपालक शक्ति या तथ्यतः कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होगी? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में। ठीक है भाई। अनुच्छेद 155 बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल की नियुक्ति का वारंट जारी करता है। क्या जारी करता है? जारी करता है राज्यपाल की नियुक्ति का। और उस नियुक्ति के वारंट को उस राज्य का, जिस राज्य में राज्यपाल नया नियुक्त होकर आ रहा है, वहां का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। कौन सुनाता है पढ़कर? अब मेरी तरफ इस कर्री निगाहों से मत देखो कि ये चीज़ हमारे लिए लिखाई नहीं और साहब ये कैसे कैसे बोल रहे हैं। तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन कई बार अलग अलग क्लासों में अलग अलग आ सकती है, तो नया इनपुट आप डाल लिया करो। अगर मान लो मैंने आपको जो नोट्स बनवाया अगली किसी क्लास में एक आध कोई इन्फॉर्मेशन में नहीं दे रहा हूँ, तो तुम्हारा ये धर्म बनता है, ये कर्तव्य है कि पेन कॉपी साथ लेके बैठें। और नियुक्ति अनुच्छेद 155 में होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति उसके लिए वारंट जारी करता है, जिसको संबंधित राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। बस ये एक लाइन जोड़नी है आपको। नियुक्ति के वारंट को संबंधित राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है? 155। 156 में क्या है? राज्यपाल की पदावधि। तो राज्यपाल की पदावधि में क्या बातें हैं भाई? स्पीड से बताओ। हाँ, 156 राज्यपाल की पदावधि का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 156 में क्या क्या बातें बताइए? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति समय से पहले कभी भी राज्यपाल को वापस बुला सकता है। ठीक है भाई, ओके। वैसे राजी खुशी में, मतलब राष्ट्रपति अगर उसको नहीं बुला रहा है तो अपना पद ग्रहण करने से कब तक पद धारण करेगा? 5 वर्ष तक। सबसे पहले तो कार्यकाल कितना है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी तब तक है जब तक कि अगला उत्तराधिकारी नहीं आ रहा। और अगर वह अपना इस्तीफा देता है तो किसको देगा? राष्ट्रपति को दे देगा। क्या राज्यपाल को पद से हटाने की महाभियोग जैसी ही कोई शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है क्या? नहीं है। चलो ठीक है, तो अगला सवाल बता दो, इतनी हिम्मत कर रहे हो तो। एक आयोग आया था जिसने ये सिफारिश की थी कि राज्य विधानमंडल के पास भी राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाने की शक्ति होनी चाहिए। मतलब जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, वैसे ही राज्यपाल को भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। कौन से आयोग ने यह सिफारिश की थी? क्या? नहीं 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 नहीं, इस तुक्का मत मारो यार। मदन मोहन पुंछी आयोग 2007। मदन मोहन पुंछी, पुंछी है भाई ये आयोग, और ये 2007 में आया था। अब सुनिए काम की बात। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए 2 आयोग गठित हुए। एक तो सरकारी आयोग 1983 में,
और एक मदन मोहन पुंछी आयोग 2007 में। पहला कौन सा था? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारी आयोग, ठीक है भाई। इसका कालक्रम माना जाता है 1983 से 87, मोटा मोटा 83 में गठित हुआ, 87 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस पर सवाल आता है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित होने वाला पहला आयोग कौन सा था? सरकारी आयोग। तो वहीं दूसरा सवाल ये जाता है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित दूसरा आयोग कौन सा था? मदन मोहन पुंछी आयोग। ये कब गठित हुआ? 2007 में गठित हुआ। तो राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति के खिलाफ होता है। ये सिफारिश कौन सा आयोग कर रहा है? बस एक लाइन आप डाल दो। अब एक चीज सुनो, मदन मोहन पुंछी आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी, लेकिन इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था। कहीं आप ये मत लिख देना कि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है, नहीं है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान होना चाहिए, ऐसी सिफारिश भी किसी आयोग ने की थी। कौन से आयोग ने की थी? तो कहीं ना कहीं नोट्स में ब्रैकेट में नोट्स बना के डाल दो, कहीं पे भी डाल दो कि राज्यपाल को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाए जाने का प्रावधान की सिफारिश मदन मोहन पुंछी आयोग ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन पुंछी आयोग। कोष्टक में डाल देना 2007, मदन मोहन पुंछी आयोग ने की थी। और एक लाइन और जोड़ दो, यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा पर दूसरा आयोग था। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित दूसरा आयोग था। और यहीं पे एक लाइन और जोड़ दो, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित पहला आयोग सरकारी आयोग था। सरकारी आयोग का कालक्रम 1983 से 87 डाल देना। एक इन्फॉर्मेशन में से दूसरी निकालो और दूसरी में से तीसरी निकालो, और ऐसे ही करके ले देके परीक्षा निकालो, ठीक है। आगे बताइए, अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की अर्हता। बताओ भाई, अनुच्छेद 157 में क्या है? राज्यपाल पद की क्या चीज लिखोगे? अर्हता, या ओब्लिक डाल के कर दो पात्रता। कितनी बातें शामिल हैं भाई? दो बातें केवल। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। समझ गए बात? यद्यपि वे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात अर्हता में नहीं आके योग्यता या शर्तों में आ रही है, जो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 158। राज्यपाल पद की क्या? योग्यता या शर्तें। योग्यता या शर्तें क्या क्या है? योग्यता या शर्तों में लाभ के पद पे नहीं हो, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो। अगर संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन ने राज्यपाल का पद प्राप्त कर लिया है, तो राज्यपाल के पद की शपथ ग्रहण करते ही उसके सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अनुच्छेद 159 में क्या है बताओ? अनुच्छेद 159 में राज्यपाल पद की शपथ का प्रावधान। किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा? संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सीजे कह दो केवल उसको, सीजे ऑफ स्टेट। क्या? अरे कहाँ गया ये? चलो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, अनुच्छेद 159 राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। किसके समक्ष ग्रहण करता है? चीफ जस्टिस होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। जिस राज्य में वो राज्यपाल बन के जाएगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? किस चीज की शपथ लेगा? यस,
परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण और जनता का कल्याण, जनता का कल्याण। ठीक है भैया, इनकी शपथ लेगा राज्यपाल। अनुच्छेद 161 क्या है बताओ? बिल्कुल साहब, अनुच्छेद 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की और राष्ट्रपति के बीच में क्या अंतर है, ये तुमको ढंग से पता है, खूब पढ़ा दिया मैंने, कई बार पढ़ा दिया। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकता है, मृत्युदंड की को भी कर सकता है, राज्यपाल इन दोनों सजाओं को माफ नहीं कर सकता। बाकी सजाओं को राज्यपाल पूर्ण क्षमा, मतलब पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है। आगे प्रविलंबन, लघुकरण या परिहार, इन सारे शब्दों को पकड़ लेना। लघुकरण या परिहार, निलंबन, विराम, और तो कोई शब्द नहीं बच गया। इन शब्दों को पकड़ लेना। एग्जामिनर पूछेगा राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत क्या आता है या क्या नहीं आता है, ये शब्द पकड़ना है आपको। ठीक है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का विस्तार कहां तक है? जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 162 में कुछ लिखा है आपने, क्या लिखा है बताओ? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये टीप के बात आ रही है कि बिना टीप आ रही है? अनुच्छेद 162, कहीं जैसे टीप के बुलंद आवाज में उत्तर बोल दो और अगल बगल वालों में टेरर कायम कर दो कि यार कितनी होशियार लड़का है लड़की, हमारा अगल बगल में बैठा है, हमारी जिंदगी केस कटेगी। तो ठीक है, तो माहौल बनाने का प्रयास ना करें, अगल बगल वालों को भयभीत ना करें, असल में उत्तर आ रहा है तभी बोलें। ठीक है भाई, अगला आदमी टेंशन ले जाए, दिन रात सोए नहीं सो पाए, तो ये कई प्रकार के संकट होते हैं कि आपका इमेज बिल्ड करने के प्रयास में अगर दूसरे आदमी की रातों की नींद उड़ रही है तो ये कोई अच्छा प्रयास नहीं है। ठीक है, और अगर आप पे सही मायनों में आ रहा है तो फिर आप बोलें। कई विद्यार्थियों की एक आदत होती है कि उन पर आवे जावे थे ना पढ़े भी ना आए भी, वो क्या करते हैं कि जैसे और दूसरे कोई शब्द बोल रहे होते हैं ना, जैसे कोई उत्तर में मान लो 2-3 शब्द हैं या एक शब्द ऐसा है जिसमें 4-5 अक्षर हैं, तो आता तो है नहीं, दूसरे ने स्लो वॉइस में स्टार्ट किया, जैसे 4 शब्द गा रहे, 2 अक्षर दूसरे ने बोले, तो लास्ट के 2 अक्षरों पर पूरा दम झोंक देते हैं चिल्लाने में, तो माहौल क्रिएट कर देते हैं, वो गेंद को अपने पाले में डाल लेते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो चूंकि मेरी पढ़ाने का जो मेरा अनुभव है वो 17 साल से ऊपर का है, 2005 और 23 चल रही, 18 साल का है, तो 18 साल में मैं विद्यार्थियों की साइकोलॉजी को इतना पढ़ चुका हूँ कि मुझे सब प्रकार के विद्यार्थियों का आइडिया आ जाता है। इमेज बिल्ड करने वाले कौन है, असली प्लेयर कौन है। कई ऐसे होते हैं आता है लेकिन बोलते ही नहीं है, जब तक नहीं बोलते जब तक टीचर पूछता नहीं है, और टीचर भी जानता है कि इसको आता होगा। ठीक है भाई, चलिए खैर चलता रहेगा ये तो। फिलहाल तो अनुच्छेद 162 बताइए, बताओ। अब बोल दो कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा तुम। विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक राज्य विधानमंडल के कानून बनाने की शक्ति का विस्तार है। समझ गए भाई? लिखने की जरूरत है कि बोर्ड पर? एक बार और बोल देता हूं, तुम्हारे खोपड़ी में उतरनी चाहिए, चाहे 4 बार बोलवा लो। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक है जहां तक कि उस राज्य की विधानमंडल की विधान या कानून बनाने की शक्ति का विस्तार है। यह बात कौन से अनुच्छेद में है भाई? ठीक है साहब, अनुच्छेद 163 बताओ। 163 1 बोलिए, बिना टिपे की रखिए भाई। यस, अच्छा हाँ भाई, तुम वो नहीं कर दोगे क्या पूरे कार्यकाल में? एक सवाल बतावेगी खेमचंद? बता पूरा बता। 163 बोल रहा है आज, और मैं सिलेक्शन डिक्लेयर करूंगा आज। पूरा 163 बोल रहा है, गर्दन ऐसी रहनी चाहिए, नीचे ना हो जाए। अब बता। ठीक है, क्या होगा उस मंत्रिपरिषद में? एमएलए? हाँ ठीक है, मतलब मंत्री होंगे, मैंने मान लिया। फिर आगे और कुछ बोलना है उसमें? और बताओ, बहुत चीज है यार उसमें यार।
हाँ भाई, हाँ भाई, तुम बताओ, बताओ भाई। तो एस पार थोड़ी पड़ेगी यार, तुम पढ़ना वढ़ना थोड़ा जोरदारी शुरू करो। हैं मैं तो तुमसे बड़ी अपेक्षाएं पाले बैठा हूँ, किसी थाने के SHO हो गए, कभी थानेदार हो जाओगे। है भाई, अब तुमने टोपी पहले ही पहन ली सिलेक्शन से, अब बता कैसे काम चला है। हाँ भाई, अब बताओ। तो मोटरसाइकिल पे ही जाते हो ना अपने गांव, तो ये बनियान में सर्दी नहीं लगती क्या? थोड़ी मोटी साइज की पहने। तो अलवर में ठंड उतनी पड़ती है जितनी आसपास के एरिया में पड़ती है, बैच शाम को छूटता है रात को। ठीक है, मोटरसाइकिल में थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। ऐसे तो मैं भी सुबह सुबह जिम जाता हूँ, तो ऐसे में ही जाता हूँ, पर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे नहीं लगती ऐसे ही, तुम्हें भी नहीं लगती क्या? हाँ भाई, बोलो पूरा। ठीक है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। आगे, राज्यपाल उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, केवल कौन से विषयों को छोड़कर? जो उसके स्वविवेक से निर्णय लेने वाले होते हैं, उन विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में राज्यपाल उस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर सलाह पुनर्विचारित होकर आ गई तो फिर उस सलाह के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। ठीक है, एक ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिसने ये कानून बनाया था कि मंत्रिपरिषद ने जो राष्ट्रपति या राज्यपाल को जो सलाह दी है उसको मानने के लिए वो बाध्य। 42वां संविधान संशोधन कौन से प्रधानमंत्री के समय हुआ था? हाँ भाई, खेमचंद, एक से खेमचंद बता दे। ये सबसे ये ले साहब। भाई, अगर तू ये सवाल का जवाब दे देता ना तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल लेता वर्ल्ड कप में। तो करेक्ट आंसर 42वां, तो इसका मतलब पाकिस्तान के चांस हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा बाध्य किया गया था। ठीक है, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं किसी भी सलाह को? ये प्रावधान या ये कानून बना, कौन सा संविधान संशोधन? हाँ, हम गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत पे चलते हैं, सबका उदय करना है, तो भाई उन लोगों का भी करना है जो भी ग्रास रूट लेवल पे चल रहे हैं। बताओ भाई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एक बार पुनर्विचार का कानून बन गया था? बताओ। हाँ भाई, तुम बताओ, गलत है इसका उत्तर, तुम बताओ। तुम पढ़ ही नहीं रहे या पढ़ने के बाद भी याद नहीं हो रहा? मौसम ना बनो, भी नए नए आया हूँ बैच में, तो भाई पढ़ना शुरू कर यार, कैसे काम चलेगा है? और तुम 10-15 दिन हो गए, और शुरुआत में तो आदमी जो 15 दिन पहले तो वो भी पढ़े जो जिंदगी में कभी ना पढ़े, क्यों 15 ही दिन पढ़े शुरुआत के जब तैयारी करेगा है। बाद में तो थोड़ा ठंडा होता चला जाता है विद्यार्थी, तो शुरुआत में जोरदारी से पढ़ ले, बाद में तो फिर अगर दम होगी, मेहनत होगी और अंदर कोई इच्छा शक्ति होगी तो बढ़ेगा आगे। हाँ भाई, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा एक बार पुनर्विचार का कानून बना था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बन गया कि भाई साहब ये लोग एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, समझ गए? और पुनर्विचारित होकर आ गया तो अनिवार्य रूप से उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। चलो भाई, अनुच्छेद 163(2) में क्या है बताइए? ये बड़े खास सवाल हैं जो पेपर में आते हैं। राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति, तो पेपर का जो की पॉइंट रहेगा वो स्वविवेक रहेगा। पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि स्वविवेक की शक्ति का प्रावधान किस पदाधिकारी में है या किस पदाधिकारी के लिए निर्धारित है? राज्यपाल। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? उत्तर आएगा 163(2). और तीसरा सवाल पूछा जाएगा, राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति न्याय योग्य या वाद योग्य होती है? ये बात सही है कि गलत है? गलत है, न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं होती। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल ऐसे विषय जिनमें स्वविवेक से निर्णय लेता है उनकी जांच किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। यह बात कौन से अनुच्छेद में है? 163(2) में ही है। ठीक है, 163(3) में क्या है? बिना टी पे। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। कहने का मतलब क्या है कि मंत्रिपरिषद की जो सलाह है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह वह क्या नहीं है भाई? न्याय योग्य या वाद योग्य।
न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। मंत्रिपरिषद की सलाह न्याय योग्य या वाद योग्य नहीं है। मतलब मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, इसकी जांच भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। यहां तक मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका था, हमारा समझने या डिस्कशन की प्रक्रिया यहां तक गई थी। चलो आज उससे आगे बढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 164(1) ये समझो भाई, पिछला जो वीडियो है उसमें अनुच्छेद 163 तक हमने नोट्स बना लिए थे, समझ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 164(1) से, तो इसको समझिए। 164(1) कहता है विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, 2। विधानसभा अगर एक सदनीय विधानमंडल है जब तो राज्यपाल प्लस विधानसभा। विधानसभा निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, प्राथमिक सदन होता है। और अगर द्विसदनीय विधानमंडल है तो राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधान परिषद द्वितीयक सदन होता है, उच्च सदन होता है, समझ गए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 64 में है। राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को उस राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। ठीक है साहब। कहां पे बहुमत होना चाहिए, विधानसभा में बहुमत। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल, ठीक है जी, इसके नेता को राज्यपाल किसके रूप में नियुक्त करेगा, मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। तो यहां पे सवाल बन गया कि मुख्यमंत्री कैसा होता है, नियुक्त, मनोनीत, निर्वाचित या आनुवंशिक। प्रधानमंत्री कैसा होता है, नियुक्त। मंत्री कैसा होता है, नियुक्त। मुख्यमंत्री कैसा होता है, नियुक्त। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है किस अनुच्छेद के अनुसार, 164(1). कौन होता है मुख्यमंत्री, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। ठीक है साहब। अब यहां पे आगे समझिए, मान लो किसी भी दल का विधानसभा में बहुमत नहीं आया तो कुछ दल मिलकर गठबंधन बना सकते हैं अपना। तो ये लाइन क्या रहेगी, विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को, बहुमत प्राप्त दल चाहे बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है साहब। अब भले ही विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन अपना नेता विधानसभा से चुने चाहे विधान परिषद से चुने, सेम ये वही बात है जो केंद्र में प्रधानमंत्री के संदर्भ में थी कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, भले ही लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन अपना नेता लोकसभा से चुने चाहे राज्यसभा से। मनमोहन सिंह राज्यसभा से आते थे, उनका जो दल था ना या गठबंधन था यूपीए, उसका लोकसभा में बहुमत था, लेकिन उसने प्रधानमंत्री के रूप में जो अपना नेता चुना था यूपीए ने, वो मनमोहन सिंह को चुना था जो राज्यसभा से आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए अनिवार्य रूप से लोकसभा में बहुमत होना जरूरी था, भले ही वे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अपना नेता चाहे लोकसभा से चुने चाहे राज्यसभा से। ठीक यही संसदात्मक शासन व्यवस्था भारत में प्रांतों में भी अपनाई गई है। तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, भले ही बहुमत प्राप्त दल या बहुमत प्राप्त गठबंधन अपना नेता विधानसभा से चुने चाहे विधान परिषद से। यहां तक बात क्लियर। फिर इससे बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, राज्य विधानमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर कौन करता है भाई, राज्यपाल करता है। तो राज्य विधानमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, स्पीकर, कौन करता है, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे। तीनों सवालों को गौर करिए कि एक तो कौन कौन मंत्री होंगे, ठीक है भाई साहब, कितने मंत्री होंगे,
उनके पास विभाग क्या क्या होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है। यहां इस शब्द को गौर करो, निर्धारण कौन करता है, मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये पेपर में आते हैं। राज्य विधानमंडल में कौन कौन मंत्री होंगे, राज्य की जो मंत्री परिषद है उसमें कौन कौन मंत्री होंगे, कितने मंत्री होंगे, उनके पास विभाग क्या क्या होंगे, 3 सवाल हो गए ये। इसका निर्धारण कौन करेगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, अब यहां से आगे 2 सवाल और हैं। लेकिन मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्यों के आवंटन या कार्यों के बंटवारे के नियम राज्यपाल बनाता है। समझ गए। तो दूसरा शब्द ये है, ये तो निर्धारण हो गया। दूसरा शब्द क्या है, लेकिन मंत्रियों के कार्य आवंटन या कार्यों के बंटवारे, इस शब्द को पकड़ लेना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है। मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्यों का आवंटन या कार्यों का बंटवारा कौन करता है, केंद्र में राष्ट्रपति करेगा और राज्य में राज्यपाल करेगा। यहाँ पे 2 सवाल हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्य के आवंटन या कार्य के बंटवारे का नियम कौन बनाता है भाई, केंद्र में राष्ट्रपति बनाएगा और राज्य में कौन बनाएगा, राज्यपाल। तो यहां एक की पॉइंट पकड़ा रहा हूं मैं तुमको, जिस पर सवाल बनेगा और बड़ा डेंजरियस सवाल होगा, बड़ा टफ सवाल होगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्यों के आवंटन के नियम कौन बनाता है, कार्यों का आवंटन या कार्यों का बंटवारा एक ही बात होती है, आवंटन या बंटवारा। केंद्र में राष्ट्रपति बनाएगा, राज्य में कौन बनाएगा, राज्यपाल। मंत्री परिषद के मंत्रियों में कार्यों का या विभागों का आवंटन या बंटवारा कौन करता है। आवंटन या बंटवारा शब्द आ जाए तो पकड़ के बैठ जाओ, ऊपर राष्ट्रपति और नीचे राज्यपाल। कार्यों का आवंटन या बंटवारा का नियम भी राष्ट्रपति या राज्यपाल बनाता है और कार्यों का आवंटन या बंटवारा भी राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। ठीक है भाई। मंत्री परिषद में मंत्रियों के कार्यों का या विभागों का निर्धारण कौन करता है। निर्धारण का मतलब ये है कि तू शिक्षा मंत्री बनेगा, ये आदमी ऊर्जा मंत्री बनेगा, ये आदमी चिकित्सा मंत्री बनेगा। ये तो होता है निर्धारण करना, कि निर्धारित कर दिया कि सब फलाना आदमी ये मंत्री बनेगा और ये आदमी मंत्री बनेंगे और इतने मंत्री बनेंगे। ये निर्धारण कौन करेगा, मुख्यमंत्री, ऊपर प्रधानमंत्री। कार्य आवंटन का नियम या विभागों के आवंटन का नियम, आवंटन का मतलब बंटवारा होता है पर्यायवाची, ये कौन करेगा, ऊपर राष्ट्रपति नीचे राज्यपाल। कार्यों का आवंटन या विभागों का आवंटन या बंटवारा कौन करता है मंत्रियों के बीच में, ऊपर राष्ट्रपति नीचे राज्यपाल। तो ये मोटे मोटे शब्द पकड़ में आ गए क्या। जब भी सवाल बनता है इन शब्दों में होकर कहीं ना कहीं फंसता है। ऑप्शन 2 ही चलते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या नीचे मुख्यमंत्री और राज्यपाल। समझ गए भाई। ठीक है साहब। 163(3) क्या कहता है, नहीं 164 पे बात कर रहे हैं अपन। अच्छा एक चीज और सुन लो, अभी अपन 164(1) ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 164(1) चल रहा है अपना और इस 164(1) में ही अभी मंत्री परिषद का आकार, ये वाली बात भी है। तो मंत्री परिषद के आकार के बारे में क्या नियम है, देखो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद का आकार निश्चित या निर्धारित किया गया था। पढ़ाया है तुमको 91वां संविधान संशोधन। 91वां संशोधन कब हुआ, ये 2003 में। इसमें केंद्र में यह तय किया गया था कि केंद्र में मंत्री परिषद लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी, लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे केंद्रीय मंत्री परिषद में सदस्य। ठीक है, और राज्य में ये विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। राज्य में विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे और केंद्र की मंत्रिपरिषद में लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होंगे। ये तो मामला अधिक का रहा। अब न्यूनतम या कम का मामला, केंद्र की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होगी उसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
लेकिन राज्य की या प्रांत की मंत्रिपरिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या रहेगी वो रहेगी 12। और यहां गौर कर लेना, ये 12% नहीं है, 12 संख्या है। तो राज्य पे क्या प्रावधान हो गया? राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। और कितने से कम नहीं होगी? 12 से कम नहीं होगी। ये सब बात अनुच्छेद 164(1) में ही है, ठीक है। और एक बात और है राज्यों के संदर्भ में ही, 4 राज्यों के लिए ये 164(1) में ही लिख रहा है, 4 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और चौथा राज्य भाई साहब उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए, इन 4 राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। वही व्यक्ति अनुसूचित जाति मतलब एससी और पिछड़े वर्ग के कल्याण का भार साधक भी होगा, मतलब इनका भी कल्याण करेगा। नियुक्ति तो किसके नाम पे की जाएगी? जनजाति कल्याण के नाम पे। तो पेपर में सवाल यही आएगा। और सवाल क्या आएगा वो भी सुन लो, क्या अब तक आता रहा है और क्या भविष्य में आएगा वो भी सुन लो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक से या अलग से जनजाति मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है? तो 4 में से किसी एक राज्य को हटा देगा। जब कभी भी कोई चीज 4 होती है या जब कभी भी कोई चीज 3 होती है तो यह सबसे बड़ा हिट सवाल बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं है, क्योंकि 3 तो होने वाली होंगी, एक बिना होने वाली को वो ऐड कर देगा। तो इन 4 राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए जनजाति मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। बात ये कौन से अनुच्छेद में ही है? चूंकि प्रांत की मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रांत की मंत्रिपरिषद का प्रावधान 164(1) में है, समझ गए? ठीक है भाई। अब 164(2) बताओ आप। एक 164(2) क्या लिख रहा है बताओ? किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? देखो यहां विद्यार्थी गलती पे हो जाते हैं कई बार। केंद्र में अगर मैं आपसे पूछूं तो यही कौन सा अनुच्छेद है? पहले तो 164(2) देखिए आप। चल पहले तो आपने ये जो बताया ना 164(1) में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का आकार, ये राज्य में बताया है आपने 164(1) में। केंद्र में यही कौन से अनुच्छेद में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का आकार, कौन से अनुच्छेद में? गलत उत्तर है 75(1). 75(1) केंद्र में 75(1). तो तुमको मैंने पढ़ने का एक स्टाइल बताया था। अरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में? 75(1) में ही था यार। 15 बार तो मैंने क्लास में पढ़ा दी हो, फीस एक ही बार ली है, बता कैसे काम चला है? ठीक है क्यों भाई? भाई एक बार पढ़ाने की एक बार फीस बनती है। मैं गिन के 10 बार पढ़ाऊँ यार, तो इतना तुम्हें खुद को ही सोच लेना चाहिए कि 9 गुनी फीस में से 5-4 गुनी दे दो, ज़्यादा नहीं तो क्यों? ठीक है चलिए खैर कोई नहीं, भविष्य में अलग बैच बनाएंगे, क्या कोई फीस नहीं। लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो 1 साल तक पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी मिलेगी जब सिलेक्शन होगो तो, या कमिटमेंट पे साइन करने में कोई घाट होता है ना? ठीक। चलिए मजाक की बातें थी, फिलहाल तो यहाँ पे गौर करें कि जो बात 164(1) में है यही बात केंद्र में कौन से अनुच्छेद में है। तो पढ़ने का सही तरीका ये कहता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब आप राज्य विधानमंडल के अनुच्छेदों को पढ़ें तो आपको केंद्र वाले भी स्ट्राइक कर रहे होंगे, क्योंकि भाषा तो सेम ही है ना, खाली अनुच्छेद बदल रहा है और पदाधिकारी बदल रहे हैं। तो वहीं पे आप साइड में पेंसिल से लिख लें, जैसा आप 164(1) पढ़ रहे हैं तो उसके बगल में लिख लें 75(1). इसका मतलब ये है कि केंद्र में यही बात 75(1) में लिखी हुई है। ठीक ऐसे ही अगर आप 164(2) पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या चीज है? यस, मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी?
राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। लो जी भाई साहब, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी? उत्तरदायी होगी। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है जी। क्यों? क्योंकि विधानसभा ही राज्य की मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव में भाग लेती है, विधान परिषद अविश्वास के प्रस्ताव में भाग नहीं लेती है। बात समझ में आ गई भाई? और अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यही बात केंद्र में कौन से अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब क्या होगा? 75(3) करेक्ट आंसर। तो 75(2) में क्या हो गया भाई? 164(1) में वो 75(1) में, 164(2) में है वो 75(3) में, तो 75(2) में क्या था? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो भाई देखो, मेमोरी और रिवीजन इतने बड़े स्तर पे होना चाहिए कि चीजें ऐसे निकलें बिल्कुल सटासट आंसर आए, जब दबा तो मजा आए। चलो ये 164(3) बताइए। मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है 164(3). राज्य मंत्रिपरिषद जो है ना, उसके मंत्रियों की शपथ का प्रावधान है। तो पहला सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अच्छा ठीक है। किसके समक्ष शपथ लेते हैं? राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। यही बात केंद्र में कौन से अनुच्छेद में है? 75(4) में है। यही बात केंद्र में कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। जब कभी भी आप केंद्र को पढ़ें तो वही बात अगर राज्य में आ रही है तो केंद्र वाले अनुच्छेदों को बगल में राज्य वाले लिख लें, तो एक रिवीजन तो वहीं के वहीं हो जाएगा। जब राज्य वाले पढ़ें उनके बगल में केंद्र वाले लिख लें तो फिर दोबारा रिवीजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है भाई? 75(4) बताओ, ये 164(4) बताओ। कोई मंत्री 6 माह तक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री बना रह सकता है, लेकिन 6 माह के बाद मंत्री बना रहने के लिए उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये बात आपने 164(4) में पढ़ी है। केंद्र में यही बात कौन से अनुच्छेद में है? 75(5) करेक्ट आंसर। 164(5) में क्या है? मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर करता है। मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है भाई? राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर करता है। यही बात केंद्र में कौन से अनुच्छेद में थी? 75(6) और ये वाली बात 75(5। ठीक है भाई सज्जनों, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? सर हम पे जब सवाल आते नहीं है तो हंसी आते नहीं। कोई सा भी अगर एक अनुच्छेद याद हुआ तो पता लग गया कि ये वाले अनुच्छेद के पैरेलल वो वाला राज्य में, तो बात तो अपने आप याद आ जाएगी। इतना तो कॉमन सेंस है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जो काम राज्यपाल का है वहां सारी चीज याद करो ना। ऐसी थोड़ी लगेगी सरकारी नौकरी। क्यों भाई? भाई सारी चीज याद होंगी तभी तो लगेगी। नहीं, 25 लाख विद्यार्थी हैं, तुम समझ रहे हो तुम ही है। इस समय पे राजस्थान में 10 लाख विद्यार्थी तो कोचिंगों में, खैर आजकल कम है, ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, लाइब्रेरियों में बैठे होंगे या घर पर। 10 लाख तो अभी पढ़ रहे होंगे, फॉर्म 25 लाख भरेंगे पेपर तक आते आते। उनमें से कुछ हजार लोग सेलेक्ट होंगे, तो बहुत दम लगानी पड़ेगी। वैसे ही थोड़ी है मामला। ठीक है भाई? अनुच्छेद 165 देखिए। बताओ क्या है? राज्य का महाधिवक्ता, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको आप चाहे हिंदी में याद कर लेना, एडवोकेट जनरल, क्योंकि ये परीक्षा में डायरेक्ट एडवोकेट जनरल के नाम से पूछ लिया जाता है।
इत्तेफाक की बात ही ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ या ज्योतिषी हूँ। मैं ऐसे ही जैसे आपसे बोल रहा हूँ, मैं किसी एक बैच में बोल रहा था और अगले दिन वही बात पेपर में आ गई। जैसे मैंने जैसे बोला कि महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल बोलते हैं, लेकिन आप उसको हिंदी में लिख लेना, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न पत्रों में ये लिखा देखा है कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, या एडवोकेट जनरल करके वो पूछ लेता है। अचानक अगले दिन कोई पेपर हो रहा था और उसमें यही बात आ गई कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं इसकी पब्लिसिटी करूं और बताओ मैंने कहा था वही हो गया, आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा कि कोई गारंटी ना है। मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें से कितने सवाल आए ये महजे के इत्तेफाक होगा, कोई गारंटी ना है, ठीक है। लेकिन पढ़ पूरे जाना, कहीं यूँ समझ बैठेंगे सब गारंटी ना है तो कहाँ पढ़े। चलिए, अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान, यही बात आपने केंद्र में पढ़ी है, बताओ वो कौन सा अनुच्छेद है? 76। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो केंद्र के महान्यायवादी को आपने पढ़ा है, कंपैरिजन करके पढ़ो, सारी बातें सेम होंगी, बस चीजों में अंतर होंगे। जैसे अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी में आपने क्या पढ़ा था? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता से संपन्न व्यक्ति। तो ये तो भाई अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी केंद्र में, अब ये आदमी राज्य में बन रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? राज्य के हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्षमता से संपन्न व्यक्ति होता है, ठीक है। दूसरी बात, महान्यायवादी में आपने पढ़ी है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? एक तो ये हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की क्षमता से संपन्न व्यक्ति है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्षमता संपन्न व्यक्ति है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ओके, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी था। ये राज्य का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है भाई। अच्छा चलो एक सवाल बताओ, विधि या कानूनी एक ही बात होती है? राज्य की विधिक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बस यही कंसेप्ट की बात है राज्यपाल में। यद्यपि राज्य का प्रथम विधिक या कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है, लेकिन राज्य की विधिक या कानूनी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यह सवाल एक बार सेकंड ग्रेड में आया था, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, महान्यायवादी कौन है? वो केंद्र का या देश का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी है। अच्छा, इसके बारे में बात करें। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का कार्य क्या था? केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना। इसका कार्य क्या है? राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना। राज्य सरकार को सलाह, कानूनी सलाह देना। महान्यायवादी ऐसा वेतन या भत्ता प्राप्त करता था जो कौन निर्धारित करता था? राष्ट्रपति करता था, संसद नहीं करती थी, ध्यान रख लेना। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जो वेतन भत्ते प्राप्त करेगा, उनका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है जी। एक शब्द और, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता था, उसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं था। और महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भाई। अच्छा चलो एक सवाल और बताओ, महान्यायवादी को महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये लाइन सही है या गलत है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को महाभियोग जैसे ही एक प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये लाइन सही है या गलत है? ये सही है। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, समझ गए? निर्वाचन आयोग और ये जो क्या नाम है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, यद्यपि इस प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते हैं, लेकिन यह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो कि संसद से होकर निकल के जाती है, उसके द्वारा ही पद से हटाए जा सकते हैं। जबकि ये जो महान्यायवादी और एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता होते हैं ना, इनके लिए ऐसी विशेष प्रक्रिया का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है अटॉर्नी जनरल, और ये एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता जो राज्यों में, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। समझ गए? मान लो महाधिवक्ता के बारे में 3 लाइन लिख के और 1 लाइन एग्जामिनर ये और लिखे कि इसको पद से हटाने की महाभियोग जैसे ही विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, ठीक है।
या इसको पद से हटाने की वैसे ही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लिए होती है। फिर वो पूछेगा अब सही उत्तर का चयन करें, तो 3 लाइन तो सही दे देगा, ये चौथी लाइन गलत होगी, समझ गए। तो इनको पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अटॉर्नी जनरल या मान्यवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर रहा है। मन में आएगी जब वो हटा लेंगे। सामान्यतः नियम ये होता है कि सरकार जाते ही इनको त्याग पत्र देना पड़ता है, क्योंकि सरकार के वकील होते हैं, केंद्र वाला केंद्र की का, राज्य वाला राज्य की का। ठीक है, तो आज ये 165 तक हम समझ चुके हैं। और लिखाया मैंने कहाँ तक था आपको? 88। कोई बात नहीं, कल की जो क्लास आएगी ना उस पर हम पूरा पहले एक बार समझ लेंगे।